कभी कभी मैं याद करती हूँ कि कैसे वीरवार का एक आम दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया। ये भले ही काफी साल पुरानी बात है, लेकिन उस आदमी की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ। जब मैं हुटर्स में काम करती थी तो वो मेरी पहली नौकरी थी। इसके बावजूद कि लोग उस जगह के बारे में क्या कहते थे, मेरा वहां अच्छा वक्त कट रहा था। जब वो अजीब दिखने वाला आदमी मेरी शिफ्ट के दौरान पहली बार अंदर आया, मैं तभी समझ गई थी कि इसमें कुछ तो अजीब है। वो देखने में ताकतवर था, उसका कद छोटा था, उसकी उम्र 50 साल से भी कम लग रही थी, लेकिन उसके कंधे झुके हुए थे। उस आदमी के सर पर ना के बराबर बाल थे और वो हैरान लग रहा था जैसे वो इस जगह गलती से आ गया हो, और ऐसा होने की काफी ज्यादा संभावना थी। वो आदमी 2 लोगों के लिए बनी जगह पर जाकर बैठ गया और अपने ऑर्डर देने के लिए उसने अपना सर उठाया। मैं उस आदमी के पास जाकर ऑर्डर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उस वक्त वहां पर मैं अकेली लड़की मौजूद थी और मैंने देखा कि एक तरफ मेरा मैनेजर खड़ा मुझे देख रहा था, इसलिए मैंने जल्द से जल्द उसके पास जाकर उसका ऑर्डर लेना जरूरी समझा। गुड मॉर्निंग सर, हुटर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिबेका है। आज मैं आपको सर्व करूंगी। बताइए मैं आपके लिए क्या लाऊं? रिबेका, कितना प्यारा नाम है। उसने धीमी आवाज में बड़ी ही सोच समझकर कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अपनी हिचकिचाहट को छुपाते हुए कहा। क्या आपने सोचा कि आप क्या खाना चाहेंगे? ऑरेंज जूस और बिना नमक के फ्रेंच फ्राइज, मसाला अलग से लाना और मेरे साथ आकर बैठना। मैं अकेले नहीं बैठना चाहता। उसने बहुत हक जताते हुए कहा। जी बिल्कुल, ऑर्डर देने के लिए शुक्रिया। वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उस वक्त मुझे बहुत ही असुविधाजनक और गंदा महसूस हुआ। हमें अक्सर ऐसे कस्टमर्स का सामना करना पड़ता है जो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और अजीब नजर से देखते हैं, लेकिन उस आदमी की बात में कुछ तो ऐसा था जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, मैंने उसको ऑर्डर लिया और बाकी कस्टमर से भी उनको ऑर्डर लेने चली गई। हेलो जाने मन, क्या तुम यहां अक्सर आती हो? एक लड़के ने हंसते हुए अपने दोस्तों के आगे कहा और उसकी बात सुनकर वो भी हंसने लगे। अपनी सैलरी के लिए जितनी बार मुझे आना चाहिए उससे कई ज्यादा बार, झूठी हंसी हंसते हुए मैंने कहा और बाकी सब भी हंसने लगे। वेल, तुम में कुछ तो बात होगी क्योंकि तुम्हें चाहने वाले यहां है बहुत। उसने पीछे बैठे उस आदमी को देखते हुए कहा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी मुझे ही देख रहा था। वो गुस्से में नहीं था, ना ही नाराज था और ना ही उसे जलन हो रही थी। वो बस मुझे देखे जा रहा था। उसे ऐसे देख मैंने जल्दी से उसका ऑर्डर तैयार किया। मैं जल्द से जल्द उस आदमी का काम खत्म करके उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी और चाहती थी कि वो यहां से चला जाए। मैं उसके पास जाकर बैठी और मैंने उसका खाना टेबल पर रख दिया, लेकिन उसने अचानक मेरे हाथ से ऑरेंज जूस छीन लिया और उसे एक सांस में पी गया। मुझे लगता है कि आप काफी देर से प्यासे थे। तो अपने बारे में कुछ बताओ रिबेका। उसने मेरी बात को नजरअंदाज करके मुझे कहा। वेल, मेरे पास ज्यादा कहने को कुछ नहीं है। मैं कुछ महीनों से यहाँ काम कर रही हूँ और मुझे यहाँ काम करके अच्छा लगता है। मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं नर्स की तैयारी कर रही हूँ और अगले साल से मैं सिर्फ उसी की पढ़ाई करूंगी। मैं नहीं जानती कि उस समय मैंने अपने बारे में इतना कुछ उसे क्यों बताया। शायद मैं ये चाहती थी कि वो मेरे साथ कुछ सहानुभूति दिखाए। कितना खूबसूरत ख्वाब है। तुम जानती हो, मैं भी कभी कभी नर्स बनता हूं। कभी कभी से आपका क्या मतलब है? मुझे नर्स बनना पसंद है, लेकिन कभी कभी मुझे पुलिस बनना पड़ता है और कभी कभी एक बिल्डर और काफी बार एक मैकेनिक। ये निर्भर करता है कि मेरी गुड़ियां मुझसे क्या चाहती हैं। तो क्या आपके पास गुड़ियां हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास घर में बहुत बहुत सारी गुड़ियां हैं। जब मैं उन्हें ढूंढ लेता हूं तो वो बहुत मचलती हैं और बहुत शोर मचाती हैं, पर कुछ देर बाद वो बात करना बंद कर देती हैं। मुझे लगता है शायद मैं उन्हें तोड़ देता हूं। आपका मतलब है प्लास्टिक की डॉल्स जैसे कोई खिलौना, है ना? शायद उनकी बैटरीज खत्म हो जाती हूं। मेरी आवाज में डर था और मैं जानती थी कि मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मैं काफी डरी हुई थी और मैंने पूछ लिया। क्या होता है ना कि कभी कभी मुझे बुरा बनने का मन करता है। अगर मेरी मॉम ने मुझे ऐसा देखा तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगी, लेकिन कभी कभी मुझे बस बुरा बनना है। वो बस बात खत्म करता रहा बिना सोचे कि क्या हो रहा है, और वो बात करते करते कहीं खो गया। उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि क्या वो मुझसे ही बात कर रहा है। सर, मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या। अचानक उसने बीच में ही मुझे चुप करवा दिया और अपनी आंखें बड़ी करके मुझे घूरने लगा। उसके देखने के नजरिए से मैं कांप उठी। रिबेका,
क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? क्या तुम मेरे लिए ऑरेंज जूस और फ्रेंच फ्राइज ले आओगी? बिना एक शब्द कहे मैं वहां से झट से उठी और उसका ऑर्डर लेने चली गई। मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उस आदमी ने पहले वाली प्लेट से एक भी फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए। रेबेका, Rebecca, क्या is सब ठीक everything है? okay? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। वो आदमी मुझे बहुत डरा रहा है। क्या उसने तुम्हें कुछ कहा या कुछ किया? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कुछ करेगा। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि यहाँ काम कैसे होता है। हम सिर्फ क्लाइंट को ये कहकर जाने नहीं दे सकते क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ। मेरी आवाज थरथरा रही थी और मेरी आंख से आंसू निकलने ही वाले थे। शांत हो जाओ, मैं तुम पर नजर रखूंगा और अगर मुझे जरा सा भी एहसास हुआ कि वो आदमी कुछ भी गलत कर रहा है तो हम उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। बिना इस बात का जवाब दिए मैं फ्राइज और जूस लेकर चली गई। जब मैं उस जगह पर वापस पहुंची तो उस आदमी ने सर उठाकर मुझे देखा तक नहीं, बस मेरे आने पर एक लंबी सांस ली। ये लीजिए आपका ऑर्डर। बैठ जाओ डियर, आजकल मुझे बहुत अकेला अकेला महसूस होता है। These days, my dolls don't talk to me anymore. उसने ये बात इतने उदास होकर कही कि एक तरफ मुझे उस पर तरस भी आने लगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कुछ ही वक्त के लिए मुझे बाकी टेबल्स पर भी ऑर्डर देना है, मैंने दृढ़ता से उस आदमी से कहा। लेकिन मेरी बात को फिर से नजरअंदाज करते हुए उसने इस बार भी एक सांस में जूस पी लिया, जैसे काफी दिनों से उसने कुछ पिया ना हो, और फ्राइज को छुआ तक नहीं। रेबेका, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मुझे जूस बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ये सुनकर बुरा लगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? मैंने कंफ्यूज आवाज में पूछा। मैं बस वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन तुम जानती हो मुझे पीना पड़ा, वरना मुझे फिर से खुजली शुरू हो जाती। बहुत बहुत खुजली होती और मैं सह नहीं पाता। उसकी आवाज बदल गई, वो लड़खड़ाने लगी और उसके नियंत्रण में नहीं थी, जैसे कि वो किसी भी पल रो देगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं एसी बंद कर दूं सर? मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, मैं बस रोने ही वाली थी। वो आदमी मुझे देख भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैं दोबारा इस हाल में नहीं जाना चाहता। बहुत खुजली होती है और जब मुझे खुजली होती है तो मैं कुछ ना कुछ बुरा करना चाहता हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मैं आपके खाली ग्लास रखकर अभी आती हूँ। उस वक्त मैं बस उस जगह से जाना चाहती थी, पर मुझे डर था कि वो मुझे नहीं जाने देगा। अगर मैं उस समय उस जगह से हट गई तो मुझे यकीन था कि मैं दोबारा इस टेबल पर वापस नहीं आऊंगी। मेरे सवाल के बदले उस आदमी ने काफी देर बाद मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और वो ठीक मेरी आंखों में देख रहा था। ऐसा मैंने सिर्फ डरावनी फिल्मों में देखा था। एक शैतानी आवाज में उसने मुझे फुसफुसाते हुए पूछा, रेबेका, क्या तुम जानती हो कि तुम अंदर से कैसे दिखती होगी? मैं डर में उसकी टेबल से ग्लास उठाते और रोते हुए वहां से चली गई। मैं उसे जवाब तक नहीं दे पाई। जब मैं बाहर तक पहुंची तो मैंने अपने पीछे कुछ पैरों के आने की आवाज सुनी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और उसे हुटर्स के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था। जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया तो डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा और मेरी चीख निकल गई। मेरे हाथ से ग्लास गिरकर टूट गया। वो आदमी जो कुछ सेकंड पहले मुझसे बात कर रहा था, उसके हाथ में एक सिरिंज थी। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया और फौरन पकड़ लिया और हमारे मैनेजर ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ सेकंड बाद पुलिस आ गई और मेरे मैनेजर ने मुझसे माफी मांगी। ऐसा बताया गया कि सिक्योरिटी गार्ड काफी देर से उस आदमी पर नजर रखे हुए थे, इसलिए उन्होंने वक्त रहते उसे पकड़ लिया और मुझे बचा लिया। कुछ महीनों बाद मुझे बताया गया कि वो आदमी एक दिन पावर कट होने पर मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकला था। कुछ ही महीनों में मैंने हुटर्स छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स ने तब तक मेरी मदद की जब तक मैंने नर्स की नौकरी शुरू नहीं करती। मैं आज भी उस दिन और उस आदमी की वजह से थेरेपी के लिए जाती हूँ और उस दिन के बाद से मैं कभी हुटर्स वापस नहीं जा पाई। एक हुटर्स रेस्टोरेंट में जॉब करना किसी को पसंद नहीं होता, और अगर आप किसी भी हुटर लड़की से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह बात सच है। और यह जानने के बाद कि आपको हर रोज ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जिन्हें आप देखना तक पसंद ना करें, वो आपका काम और भी मुश्किल बना देता है। रेस्टोरेंट बंद होने से 5 मिनट पहले हम इसी बात की प्रार्थना करते हैं कि अब किसी और कस्टमर का सामना ना करना पड़े तो ही बेहतर है। मार्था टेबल पर कपड़ा मार रही थी और दुकान का मालिक मिस्टर गनर काउंटर पर बैठकर पैसे गिन रहा था। लिली, मार्था और मैं, हम तीनों ही एक साथ रेस्टोरेंट से निकलते थे और हम इस बात को बहुत गंभीरता से लेते थे। यह रेस्टोरेंट छोटा है और हाल ही में खुला है, इसलिए अभी यहां सिर्फ हम 3 काम करते हैं, अपने शेफ बर्टन के साथ। लिली वॉशरूम गई थी और मैं मेन्यू पढ़कर अपना टाइम पास कर रही थी।
जब मैंने किसी के अंदर आने की आवाज सुनी तो मेरा ध्यान मेन्यू से हटकर उस आदमी पर गया। वो आदमी दिखने में काफी अजीब लग रहा था। उसकी मुस्कान इतनी असुविधाजनक थी कि मुझे उसे देखकर गुस्सा आ गया। उस आदमी को वेलकम कहने और उसका ऑर्डर लेने से पहले खुद को संभालने में मुझे वक्त लग गया। अपने होठों को दबाते हुए उसकी आंखें ऊपर लगे मेन्यू को गौर से देख रही थी। ये देखते ही मुझे नाइट शिफ्ट से नफरत होने लगी। हुटर्स में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? उसका ध्यान मेरी तरफ लौटा। उसके चेहरे पर वो मुस्कान अभी भी बरकरार थी, पर इसके बाद जो उसने कहा उससे मेरी धड़कनें रुक गई। मैं एक बड़ा बर्गर लेना चाहूंगा, लेकिन उसमें बीफ की जगह मैं तुम्हारा मीट लेना पसंद करूंगा। क्या? उसने ये बात इतने आराम से कही जैसे वो दुनिया में अक्सर खाने जाने वाली आम चीज हो, जबकि मैं उसकी बात सुनकर सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैं तो मजाक कर रहा था, का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये शब्द कभी उसकी जुबान पर आए ही नहीं। हेलो, क्या तुम सुन रही हो? उसने अपना दाएं हाथ मेरे आगे हिलाते हुए कहा। उसकी बात से लगे झटके से वो मुझे जगा रहा था, जैसे कि उसकी कही हुई पहली बात इतनी भयानक नहीं थी कि वो और भी खतरनाक बातें करने लगा। अब मुझे माफ करना, ये आउटलेट तो 5 मिनट में बंद होने वाला है ना? इतने में तो तुम्हारा मीट बनना मुश्किल है। मुझे कमर से नीचे वाला हिस्सा पसंद है, सबसे ज्यादा मांस वाला हिस्सा। उसने मेरी तरफ हंसते हुए आंख मारकर कहा। एक पल के लिए तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उस आदमी की बात मेरे दिमाग में घंटी की तरह बज रही थी। मुझे बुरी तरह पसीने आने लगे। ओके, तुम डरी हुई लग रही हो। मुझे लगता है कि मैं एक बड़े फ्राइज और बड़ी कोक लूंगा, शुक्रिया। उसने अपना आखिरी ऑर्डर इतने प्यार से दिया जैसे कि मैं उस आदमी पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मैं उसे रेस्टोरेंट के एक टेबल पर जाकर बैठते हुए देखती रही। उसके ठीक बगल वाले टेबल पर मार्था सफाई कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर किसी ने कोई मंत्र फूंक दिया हो और मुझे श्राप दिया हो कि मैं इस जगह से हिल ही नहीं सकती। जब मार्था ने मुझे वहां एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ देखा और मेरा नाम पुकारा, तब मैं अपने होश में लौटी और कांपते पैरों के साथ किचन तक गई। शेफ बर्टन किचन साफ कर रहे थे। मुझे भीगी बिल्ली की तरह आते देख शेफ ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम काफी घबराई हुई लगती हो। वो आदमी, उसने कहा कि उसे। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाती, मिस्टर गनर मुझ पर चिल्लाए और बोले, अपनी बातें बंद करो और आखिरी ऑर्डर पूरा करो। बर्टन में जा रहा हूं, याद रहे कि सबके जाने के बाद तुम रेस्टोरेंट बंद कर देना, ओके? शेफ बर्टन ने अपना सर हिलाकर हाँ कहा और बेमन से अपना काम में दोबारा लग गए। और दूसरी तरफ कुछ वक्त पहले मैंने जो कुछ भी अनुभव किया वो मैं किसी को नहीं बता पाई। बर्टन को उस पागल आदमी का ऑर्डर देने के बाद मैं सीधा वॉशरूम के लिए लिली को ढूंढने गई। बाहर निकलकर मैंने देखा कि मार्था वहां खड़ी थी। वो काफी चौंकी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और घबराते हुए मुझे कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि अभी क्या हुआ। वो आदमी जो बाहर बैठा है उसने मुझे अपनी उंगली पर एक कट दिखाया और इससे पहले कि मैं उससे बैंडेड देने की बात करती, उसने अपने दांतों से अपनी उस त्वचा को पकड़ा और खींच दिया और फिर उसे खा गया। ये सब करते हुए मुझे देखकर मुस्कुराता रहा। यह क्या बकवास हरकत थी। मैं मार्था के अंदर के डर को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। घबराहट में वो कभी तेज बोलती तो कभी धीरे। मार्था का चेहरा डर के मारे फीका पड़ चुका था। और जब मैंने उस आदमी की मुझसे कही हुई बात भी याद की तो हमने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। रेस्टोरेंट के अंदर फोन के सिग्नल ठीक से नहीं आते, इसलिए मार्था पीछे के दरवाजे से बाहर फोन करने चली गई और मैं लिली को ढूंढने। इससे पहले कि उसकी मुलाकात इस आदमी से होती, मैंने वॉशरूम पर खटखटाया और उसका नाम पुकारा, लिली बाहर आओ। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैंने हैंडल घुमाया तो पता चला कि दरवाजा खुला था। लिली वॉशरूम के अंदर नहीं थी। मैं जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। लिली वहां भी नहीं थी और तो और वो आदमी भी वहां नहीं था। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मैं बाहर गई और इधर उधर देखने लगी। रेस्टोरेंट के बाहर एक छोटी जंग लगी गाड़ी खड़ी थी और लिली उस पागल आदमी के साथ उस गाड़ी में बैठ रही थी। लिली, उस आदमी के साथ मत जाओ। इससे पहले कि लिली मेरी आवाज सुन पाती, उस आदमी ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दी और जोर से पैडल घुमाया। गाड़ी ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। मैं गाड़ी को रोकने के लिए भागी और लिली ने मुझे देख लिया। उसका चेहरा बदल गया जैसे ही उसने मुझे देखा। वो उस आदमी पर चिल्लाई, पर तुमने कहा था कि वो दोनों तो मेरा रोड के आखिर में इंतजार कर रही। ओह माय गॉड। चुप कर। उस आदमी ने लिली के मुंह पर एक मुक्का मारा और वो वहीं उस आदमी की बगल वाली सीट पर बेहोश हो गई।
वो मेरी दोस्त को अगवा करके मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मार्था ने मेरी चीख सुनी और मेरे पास दौड़ी चली आई। मैंने उसे सब बताया। वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठी और मैं भी उसके साथ बैठ गई। अगर वो आदमी यहां से निकल गया तो पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। हमें उस पागल का पीछा करना चाहिए। हाँ, हमें लिली को बचाना ही होगा। हम बहुत ही तेज गाड़ी चलाने लगे। 5 मिनट तक इस तरह गाड़ी चलाते हुए हमने दूर से उस आदमी की गाड़ी को देख लिया। आज इस सरफिरे को हम जाने नहीं देंगे। मार्था ने जोश में ऐसा कहा और उसे देखकर मेरे अंदर का डर भी गायब हो गया। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और हम उस आदमी के पास पहुंच गए। हमने अपनी गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और उस आदमी को पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। उसने अपनी रफ्तार और तेज की, लेकिन वो हमसे ज्यादा आगे नहीं जा पाया। हमने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के ठीक साथ लगा दी। हमारी आंखें मिली और मैं चिल्लाई, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे घटिया आदमी। पुलिस रास्ते में है और हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम जहां भी जाओगे हम तुम्हारा पीछा करेंगे। जब उसे एहसास हुआ कि वो हमें चकमा देकर भाग नहीं सकता तो उसने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने अचानक लिली की साइड के गाड़ी का दरवाजा खोला। उसने फिर और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। लो, ये लो अपनी दोस्त। आज रात में कुछ और खा लूंगा। और फिर उसने बेहोश लिली को गाड़ी से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। लिली सड़क पर जोर से आ गिरी और गाड़ी की रफ्तार के कारण सड़क पर लौटने लगी। इससे पहले कि हमें पता चलता वो हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गई। मैं जोर से चिल्लाई, मार्था, मार्था आगे देखो। मार्था ने जोर से ब्रेक लगाई, लेकिन क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार पर थी, गाड़ी के टायर से खड़क की आवाज आई और हड्डियां तोड़ती हुई आगे निकल गई। हमारी गाड़ी कुछ मीटर आगे जाने के बाद रुकी। हम दोनों में से कोई भी कुछ पल के लिए बाहर नहीं निकला। ऐसा लग रहा था जैसे हम हिलना ही भूल गए हैं। हमने एक दूसरे तक को नहीं देखा। हम एक लंबे हाईवे पर खड़े थे और बस सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। हमारी हर सांस हमें एक बुरे सपने का एहसास दिला रही थी जिसका सामना हम नहीं करना चाहते थे। लेकिन आखिरकार हम गाड़ी से बाहर आए और कांपते पैरों से पीछे जाने लगे। लिली सड़क पर मरी हुई पड़ी थी। हमारी तेज गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई थी। उसका हाल इतना बुरा था कि उसे पहचानना मुश्किल था। हमने वहां इंतजार किया। हम टूट चुके थे और खुद को दोषी मान रहे थे। अपनी दोस्त को बचाने के लिए हमने उसी की जान ले ली थी। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई और जब छानबीन शुरू हुई तो वो आदमी कहीं नहीं मिला। उसकी गाड़ी का कोई नंबर प्लेट नहीं था। हमारा बयान लिया गया और जैसे ही हमारी कहानी लोगों तक पहुंची तो सबने पुलिस को भी देरी करने का दोष देना शुरू कर दिया। उस रात मार्था और मुझे नींद नहीं आई। हम इस पूछताछ का अभी भी हिस्सा हैं। मैं अब उम्मीद करती हूं कि ये आदमी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, तभी हमें शांति मिलेगी। सड़क पर चलना बहुत मुश्किल लगने लगा है। मुझे हर अजनबी की मुस्कान से डर लगने लगा है। उस रात जो कुछ भी हुआ उसने हमारी जिंदगी बदल दी। जो लोग हूटर जैसे आउटलेट पर काम करते हैं, प्लीज हमेशा सावधान रहिए। धोखा एक ऐसा मुखौटा है जो कोई भी पहन सकता है। हम सिर्फ पतली और खूबसूरत लड़कियों को ही नौकरी पर रखते हैं। उसने मुझे ऐसे ही कहा जब मैं उसके सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठी। किस्मत से तुम्हारे अंदर हर वो बात है जिसकी इस नौकरी में जरूरत है, इसलिए तुम मंडे से काम पर आ सकती हो। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी जब वो मेरे लिए ड्रॉअर से कुछ फॉर्म निकाल रहा था जो मुझे भरने थे। यहाँ आने से पहले ही मैं जानती थी कि ये जॉब मुझे आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हूटर्स की नौकरी उन नौकरियों में से एक है जिसमें सुंदर दिखना जरूरी है। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने पेरेंट्स की कि मैं बेहद खूबसूरत थी। ये नौकरी मेरे लिए पैसे कमाने का एक आसान जरिया था ताकि मैं अपने कॉलेज के लिए कुछ जमा कर सकूं। जिस दिन मैंने शुरुआत की, मुझे कहा गया था कि मुझे सबसे पहले अपने मैनेजर से मिलना है, जिन्हें देखकर मैं चौंक गई। हमारे मैनेजर एक औरत थी। उसका नाम मैकेंजी जोन्स था। उसको 2 शब्द में बयां किया जा सकता था, अत्यंत भयंकर। उसका चेहरा राक्षस जैसा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसने सुंदर दिखने के लिए बहुत तरह की सर्जरी करवाई हुई थी, लेकिन उसकी कोशिश पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी, क्योंकि उसका सूजा हुआ चेहरा किसी सड़े हुए प्लास्टिक जैसा लग रहा था और उसके मोटे होंठ किसी जानवर जैसे लग रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसने मुझसे पूछा और मैंने उसे जवाब दिया, हैना मैम, हैना गैरेट। जब वो मुझसे बात कर रही थी तब मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखों में नफरत और आवाज में घृणा थी। मैं नहीं जानती थी कि क्यों। मैं तो उससे जिंदगी में पहली बार मिली थी, पर इन सब के बावजूद मैंने इस बारे में उससे एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे चेतावनी दी गई थी कि मैनेजर की शक्ल या बात पर जवाब देना बिल्कुल अनुचित माना जाएगा और इसकी वजह से फौरन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं चुप रही और जब तक वहां रही मुस्कुराती रही। जब सारी बात खत्म हुई तो
मुझे मेरी यूनिफॉर्म दी गई और मैं अपने दिन की शुरुआत के लिए चली गई। उस हुटर्स जॉइंट में काम करने के कुछ हफ्तों बाद मुझे कुछ चीजें तो समझ में आ गई, जैसे कि वहां काम कर रहे सभी लोग हमारे मैनेजर मिस मैकेंजी से नफरत करते थे। वो बहुत ही अजीब और मतलबी थी। वो हमेशा हम सबको नफरत भरी नजरों से देखती थी। वो कुछ ऐसी बातें कहती थी जैसे कि मैंने तुम बेकार लड़कियों को यहां बैठकर सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं रखा है। जाओ, जाकर अपना काम करो इससे पहले कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालकर बाहर फेंक दूं। पहले मुझे लगा कि उसका यह बर्ताव सिर्फ मेरे साथ है, लेकिन जल्द ही मुझे यह एहसास हो गया कि वो सभी के साथ ऐसा व्यवहार करती है। ऐसा लगता था जैसे कि उसे हमारे यहां होना पसंद नहीं है। सच कहूं तो मैं ये भी नहीं जानती कि उसे इस नौकरी पर रखा ही क्यों था, क्योंकि मुझे लगता था कि हुटर्स को अपनी सुंदर वेट्रेसेस पर गर्व होता है, लेकिन इस बात से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर आप एक मैनेजर हैं। मेरे मतलबी मैनेजर के अलावा मुझे वहां काम करना पसंद था। मैं बाकी लड़कियों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गई थी। हम सब एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के काम में मदद करते थे। हम बातें करते और काम के बाद मिल बांट कर बचा हुआ खाना खाते। मुझे याद है हम अक्सर एक दूसरे से कहते कि कितना अच्छा होता अगर हमारी एक अच्छी बॉस भी होती। मैं जानती थी कि मिस मैकेंजी के साथ कुछ ज्यादा ही बड़ी दिक्कत है और बदकिस्मती से मुझे उस बारे में आने वाले एक हफ्ते में पता भी चल गया। वो शुक्रवार का दिन था और मैं देर तक काम कर रही थी। वो बहुत ही थका देने वाला वक्त था क्योंकि ज्यादातर लड़कियां बीमार थी। इतनी लड़कियों का एक साथ बीमार होना यह बहुत अजीब बात थी, इसलिए बाकी बची हुई लड़कियों को ज्यादा काम करना पड़ा। काम करते करते कुछ देर हो चुकी थी और काम भी कम हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कूड़ा बाहर डाल आती हूँ। जैसे ही मैं काम करके रेस्टोरेंट के अंदर वापस आ रही थी, मैंने देखा कि हमारी मैनेजर मिस मैकेंजी किचन के अंदर आई थी। मैं अंदर जाकर उसका सामना नहीं करना चाहती थी और मैं अक्सर उससे दूर ही रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहां बाहर खड़ी होकर उसके जाने का इंतजार करती हूँ। जहां मैं खड़ी थी वहां से मुझे पूरे किचन साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए जब मिस मैकेंजी वहां कुछ करने लगी तो मैं ये देखकर कंफ्यूज हो गई। मैंने उसे एक छोटा ग्राइंडर निकालते हुए देखा, साथ में एक नेल कटर और कुछ और छोटी डिबियां पड़ी थी। फिर उसने बड़े ही प्यार से अपने नाखून काटने शुरू कर दिए। मैं उसे नाखून काटने जैसा गंदा काम किचन में करते देख चकित रह गई, लेकिन इसके बाद जो उसने किया उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। उसने अपने सभी नाखूनों को इकट्ठा किया और उन्हें ग्राइंडर में डाल दिया। उसने उन्हें तब तक पीसा जब तक वो एक पाउडर के जैसे नहीं हुए, और फिर मैंने उसे एक पाउडर को बचे हुए खाने में छिड़कते हुए देखा, जो अक्सर हम वेट्रेसेस खाया करती हैं या घर ले जाया करती हैं। मेरे पास उसकी इस हरकत को बयां करने के लिए शब्द नहीं है, और मैं ये भी नहीं समझ पाई कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। जब उसने ये करना खत्म किया, उसके बाद मैंने उसे कुछ और करते देखा। वो अपने बाल काट कर खाने में मिलाने लगी। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं उससे इन सब का कारण पूछने के लिए अंदर चली गई। जब मैं अंदर गई तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, क्यों? बिना मेरी तरफ देखे और अपने काम जारी रखते हुए उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम सब इसी के लायक हो। मेरे अंदर घृणा और गुस्से की भावना जग गई और मैंने उससे पूछा, क्या तुम हम सबसे इतनी नफरत करती हो? हमने आज तक तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? और तब वो चिल्लाई, तुम ऐसे ही पैदा हुई, तुम्हें चुना क्या, लेकिन मुझे नहीं। मैं भी एक हूटर गर्ल बनना चाहती थी, लेकिन मैं तुम जैसी खूबसूरत नहीं थी, तुम्हारे जैसी पतली नहीं थी, मैं उस काबिल नहीं थी। उन्होंने मुझे ये तक कहा कि अगर मैं वेट्रेसेस का काम नहीं कर सकती तो क्या मैं पीछे सफाई करने का काम कर सकती हूं। मैं घर जाकर भी खुद से पूछती रही कि क्यों मुझे चुना नहीं गया। मैंने खुद से कहा कि मैं भी खूबसूरत हूं, लेकिन मैं नहीं थी। मैंने खुद को बदलना चाहा, पर जो भी मैंने किया उसने मुझे और खराब कर दिया। लोगों ने मुझे हर बार यही एहसास दिलाया कि मैं बदसूरती की मूरत हूं। मैं जानती हूं कि तुम लोग मुझे किस नजर से देखते हो। तुम सब छुपाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए घिन दिखाई देती है। जब वो बात कर रही थी तो मुझे उसकी आंखों में आंसू दिखे और मुझे उसके लिए बुरा भी लगने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी शेखी में और भी बोलना शुरू कर दिया। उस दिन मैं टूट गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, इसलिए मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मैं स्कूल गई और बहुत सालों की मेहनत के बाद मैं मैनेजर बनी। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरती के मुकाम तक नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं तुम लोगों को अपने साथ नीचे ले आऊंगी। इसलिए पिछले 6 महीनों से मैं अपने नाखून के टुकड़े बचे हुए खाने में डाल रही हूँ जो तुम लड़कियां खाती हो। मेरे हाथ और पैरों के नाखून, मेरे बाल, यहाँ तक कि मेरा गंध तक मैंने कम से कम मात्रा में तुम लोगों के खाने में मिलाती हूँ, ताकि किसी को पता ना चल सके, ताकि तुम बाहर से जितना भी सुंदर क्यों ना हो, मैं खुद को ये जताकर खुश हो जाती हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे कुछ अंश
चाहे वो कम मात्रा में ही क्यों ना हो, लेकिन तुम भी अंतर से बदसूरत हो। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर से सब कुछ बाहर आने लगा और मैं बस उल्टी करने ही वाली थी। मेरा दिमाग इस बात को यकीन कर ही नहीं पा रहा था जो उसने अभी सुना था, और कुछ समय के लिए दिमाग चलना बंद हो गया। अब मुझे समझ आने लगा कि इतनी सारी वेट्रेसेस एक साथ बीमार क्यों पड़ गई थी और किस तरह का पागल इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। मैंने सर उठाकर देखा। मिस मैकेंजी के चेहरे पर शैतानी हंसी थी और उसने कहा, मुझे तुम लोगों को ऐसा देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं चिल्लाने लगी, मैं सबको बता दूंगी। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती उसने कहा, मैं तुम्हें नौकरी से निकालती और अब तुम जिसे चाहो बता सकती, पर तुम मेरे खिलाफ बात करोगी तो कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। वो हंसते हुए वहां से जाने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने कहा, तुमने जो भी किया वो सब मैंने बाहर से देख लिया था और मैं जानती थी कि तुम इस बात को कभी नहीं मानोगी, इसलिए मैंने तुम्हारी तस्वीरें ले ली थी और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मुझ पर शक ना करे, मैं हम दोनों के बीच हुई हर बात रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी आंखें गुस्से से भर गई और मेरे हाथ से मेरा फोन छीनने के लिए वो मुझ पर कूदी। मैंने ठान लिया कि मैं हार नहीं मानने वाली, इसलिए मैं लड़ती रही। हम दोनों की आवाज बाहर बैठे कस्टमर्स और स्टाफ तक पहुंच गई, इसलिए जल्द ही हम दोनों को छुड़वा लिया गया। मेरे चेहरे पर खरोंच के निशान थे, लेकिन मैं खुश थी। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि मैं जानती थी कि अब इस औरत की ये घटिया हरकत का अंत हो चुका है। इस मामले ने हमारे शहर में तहलका मचा दिया और हूटर्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे शांत करने की हर कोशिश की। उन सब ने हम सभी वेट्रेसेस को बुलाया और हमसे माफी मांगी। साथ ही साथ हमें कॉम्पेंसेशन चेक्स भी दिए ताकि कोई भी उन पर केस न कर दे। उन्होंने हमारे लिए मेडिकल चेकअप का भी आयोजन किया ताकि ये देखा जा सके कि कोई बीमारी तो नहीं रह गई है। जहां तक मैकेंजी की बात है तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। उसके लॉयर ने उसके पागलपन को इसका कारण बताया। उस चेक की मदद से मैंने वो नौकरी छोड़कर स्कूल में दाखिला ले लिया। हालांकि अंत में सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन मैं अक्सर उस दिन को याद करती हूँ। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस औरतों से घिन्न करने वाले इस समाज की वजह से मैकेंजी आज इस हाल में थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसकी काबिलियत उसकी सूरत से नापी गई और उसे ये कहा गया कि वो खूबसूरत नहीं है। ये सुनकर वो सह नहीं पाई और पागल हो गई। जो उसने किया मैं उसे कभी सही या गलत नहीं कह सकती, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो गुस्से में आकर बदले की भावना से किया। और मैं खुद को भी उन्हीं लोगों में से एक मानती हूं जिसने उससे उसकी शक्ल की वजह से नकारा। मैं इस समाज को भी गलत मानती हूं जहां हम रहते हैं, और मैं उम्मीद करती हूं कि ये एक दिन सब बदल जाएगा।